नमस्कार, मैं क्रांति संभव। देश में बिजली की किल्लत है, ये कोई नई बात नहीं। कभी कोयले की कमी की बात आती है और कभी राज्यों द्वारा बकाया न देने की बात। और इस हफ्ते एक बार फिर से मुद्दा गरमाया है, क्योंकि एक तरफ मुंबई वासियों को ब्लैकआउट झेलना पड़ा, वहीं हरियाणा को बिजली सप्लाई रोकी गई है। और इन सब के बीच फिर से बहस मुड़ गई है उसी सवाल के ऊपर कि बिजली की आखिर कमी की जो सच्चाई है वो है क्या। तो वहीं महाराष्ट्र में बेस्ट और टाटा पावर में ठनी हुई है। बेस्ट ने अपने ग्राहकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। दरअसल टाटा पावर से बिजली बेस्ट खरीदती है और बेस्ट का कहना है कि जानबूझकर बिजली का संकट पैदा किया गया है और टाटा पावर ज्यादा दाम मांग रही है। तो आज न्यूज पॉइंट की शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। 12 घंटे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अंधेरे में डूबी रही। जिम्मेदारी के नाम पर राज्य सरकार केंद्र को कोस रही है। टाटा पावर, राज्य और बिजली बांटने वाली बेस्ट के बीच आम आदमी पिस रहा है। हो सकता है इस सबके चलते बिजली का बिल बढ़ जाए। टाटा पावर का कहना है कि उसे 500 मेगावाट बिजली बनाने के लिए तेल पर चलने वाले पावर प्लांट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कोयले से तिगुना महंगी है। आज की डेट में मुंबई के पास अपनी जो जनरेशन क्षमता है वो 2500 मेगावाट की है, जिसमें से एक इकाई 500 मेगावाट की कोल्ड स्टैंड बाई पर है, जो कि ऑयल से चलती है। और क्योंकि ऑयल से उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो उसको चाहते हैं कि वो कोल्ड स्टैंड बाई पे रहे, वो नॉर्मल टाइम पर नहीं चलती। उधर बेस्ट ने साफ कर दिया है कि वो एक पाई भी ज्यादा नहीं चुकाएगी। उसने ये भी शक जताया है कि टाटा पावर उसके ग्राहक खींचने के लिए बिजली ट्रिप करवा रहा है। बीएसटी भार क्यों पैदा करेगी और क्यों भरेगी अपनी जेब से या अपने उपभोक्ताओं की जेब से। जो मेजर क्राइसिस हो गया उसकी वजह से और बहुत देर रात तक जो है वो जो बिजली की समस्या है वो रिस्टोर नहीं हो पाई, तो इसके लिए ये आशंका पैदा होती है कि कहीं ये ट्रिक तो नहीं है या ट्रिप है नेचुरल। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव 7 दिन में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मुंबई में 12 घंटे बिजली क्यों गई, इस सवाल का जवाब ढूंढने के बजाय टाटा पावर और बीएसटी आपस में चिट्ठी खेल रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है। केंद्र का कहना है कि वो तय शर्तों के आधार पर राज्य को बिजली दे रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी है, जब ट्रांसमिशन सिस्टम में बिजली थी तो फिर मुंबई को बिजली क्यों नहीं मिली? क्या इसके लिए ग्रिड जिम्मेदार है या फिर कंपनी? एक सवाल ये भी है कि जब मुंबई में आइलैंड सिस्टम के तहत समानांतर व्यवस्था है, फिर भी शहर को 12 घंटे अंधेरे में क्यों रहना पड़ा? मुंबई से कैमरा पर्सन आनंद राव के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो इस मुद्दे पर मंत्री जी क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुनते हैं। कि देश में एक तरीके से कई वर्षों बाद पहला महीना है अगस्त का, जब कोयले का उत्पादन अगस्त 2014 में कोयले का उत्पादन एक वर्ष पहले के निस्बत 9% बढ़ा है। अप्रैल से जुलाई के दरमियान जो बिजली कोयले से उत्पादन होती है वो 15.8% बढ़ी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वही एक कारण है जिसकी वजह से जबकि बारिश कम हुई और हाइडल पावर कम निर्माण हुआ गत 2-2.5 महीनों से, उसके बावजूद जनता को देश भर में बिजली की समस्या नहीं हुई, क्योंकि कोयले की प्रोडक्शन इतनी बड़ी है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ संयोजक एनर्जी सेल बीजेपी के नरेंद्र तरेजा जी मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर, और साथ में हमारे सीनियर एडिटर एनडीटीवी इंडिया के हृदेश जोशी मौजूद हैं। हृदेश, सबसे पहले आपसे हम सवाल पूछेंगे कि पिछली बार जब मंत्री जी ने बयान दिया था तब एक ऐसा सवाल उसके ऊपर ही उठा था जिस पर आपकी चिट्ठी पत्री हुई थी कोल इंडिया से, और तब से लेकर अभी तक लग रहा था कि स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि आमतौर पर जो हम अगर आम लोगों की बात करें तो लगता है कि गर्मी जब कम होती है तो बिजली खपत कम होती है, बिजली की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अभी तो स्थिति बिल्कुल उल्टी लग रही है। देखिए, इसमें एक बात यह है, जब पिछले बार हमने वो प्रोग्राम किया था और नरेंद्र जी भी उसमें थे साथ में, कोल इंडिया को हमने सवाल पूछे थे, और ये सबको मालूम है कि देश की जो पूरी एनर्जी है, बिजली है, उसका 60% जो है वो कोल पे डिपेंड है, थर्मल पावर है। तो उसमें अभी मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ा है। जो अभी उन्होंने आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा हमारे पास भी है कि कोल इंडिया का अगस्त का ही प्रोडक्शन जो है वो 5% बढ़ा है, और जो सप्लाई है वो भी सफिशिएंट है। लेकिन सवाल क्या हो रहा है कि जो अलग अलग जगह आपने कहा कि पावर जो नहीं हो रही है, मुश्किल हो रही है, अलग अलग कंपनियां जो पावर सप्लाई कर रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि जिसके हिसाब से उनको पेमेंट होनी है। इन 5 राज्यों में जिनकी बात की जाती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात या जो भी राज्यों की बात हो रही है, वहां
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो कंपनियां बिजली सप्लाई कर रही हैं वो कह रही हैं कि हमारी कीमत बहुत ज्यादा है पैदा करने की, जितनी में हम बिजली आपको दे रहे हैं, जैसा अभी बॉम्बे में भी हुआ। और कई कंपनियां जैसे अडानी का है, हरियाणा के साथ जो हुआ, जब हम आगे बढ़ेंगे ओपन अप होगा डिस्कशन तो उस पर बात करेंगे, या महाराष्ट्र में है अडानी का, उसमें उनका बकाया है। तो ऐसे में कंपनियों के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो जो बेस्ट जो आरोप लगा रही है उसमें बिल्कुल उसको नकारा भी नहीं जा सकता कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियां खास तौर से जब एनटीपीसी पे काफी प्रेशर है, वो कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि वो बहानेबाजी भी कर रही हैं इसलिए कि उन्हें बिजली नहीं देनी है, क्योंकि आप हमारा पैसा नहीं दे रहे हो, हम आपकी बिजली नहीं देंगे। तो ये क्राइसिस हो रहा है। पर ये कहना कि कोल की कमी है, मंत्री जी के बयान से भी साफ हो गया, कोल इंडिया से जो हमें आंकड़े मिल रहे हैं वो भी साफ हो गया कि कोल की सप्लाई हो रही है। कोल उतनी बड़ी मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा नंबर 1 की टैरिफ की प्रॉब्लम है, नंबर 2 जो है कॉरिडोर, जो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कॉरिडोर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न कॉरिडोर में बिजली अभी भी सरप्लस है, वो ट्रांसमिट नहीं होता बाकी जगहों में। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको आपसे हम जानना चाहेंगे क्या है सच्चाई आखिर, जब कोल के बारे में देश भी बोल रहे हैं, मंत्री जी भी कह रहे हैं कोल सफिशिएंट है, बावजूद इसके बिजली की हालत है। जो केंद्र की भूमिका होती है, आप देखिए बिजली घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, शहर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, संविधान में ये प्रावधान है। अच्छा, और केंद्र की जिम्मेदारी ये होती है अच्छा माहौल बनाए और जो जो ईंधन को दे सकती है, चाहे वो प्राकृतिक गैस हो, चाहे वो कोयला हो, उसको वहां पे उपलब्ध कराए और उसके साथ में ये देखे कि जहां तक संभव हो सबके बीच में समन्वय ठीक होना चाहिए। अब जैसे बंबई जैसा शहर, बंबई को ये कहा जाता था वहां तो कभी बिजली नहीं जाती। अच्छा, वहां तो सरकार कांग्रेस की है। अच्छा, और बंबई में तो पूरी व्यवस्था भी बहुत पुरानी है, वहां पे प्राइवेटाइजेशन भी बहुत पुराना है, वहां ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, इसमें अब केंद्र सरकार का तो कोई काम होता नहीं है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन अब जहां तक केंद्र ने क्या हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, आप किसी से बात करके देख लीजिए, पूरा इस बात पे जोर है कि देश के अंदर जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन है वो बढ़ना चाहिए। बवाना प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर लगभग बंद पड़ा हुआ था, ओवरनाइट वहां पे गैस उपलब्ध कराई गई और वहां से उत्पादन जारी है। अभी आपने मंत्री जी को सुना, पीयूष जी को सुना, पीयूष जी ने कहा कि भाई उत्पादन बढ़ गया है, आपने भी उस बात का जो है पुष्टि करी है। तथ्य तो तथ्य होते हैं, उस पर तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन साथ में ये भी बात सच्चाई है कि जो बिजली पहुंचाने वाली कई कंपनियां हैं या जो उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, उनके अपने कुछ कॉर्पोरेट इश्यूज हैं, वो अपने कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स है, वो उससे चलना चाहती है। जो राज्य सरकार जिसके ऊपर वितरण की जिम्मेदारी है, घर घर बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी है, कारखाने बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी है, उन दोनों के बीच में आपस में डिस्कनेक्ट है, कॉमर्शियल टर्म्स को लेकर डिस्कनेक्ट है, पेमेंट को लेकर के डिस्कनेक्ट है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो राज्य सरकारें हैं उनको उसमें लेना पड़ेगा। केंद्र बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन कोई राज्य सरकार तो उसके लिए तैयार नहीं होती। उनका कहना है भी संविधान के मुताबिक ये तो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। अगर केंद्र ज्यादा उत्साहित होता है, केंद्रीय बिजली मंत्री ज्यादा उत्साहित हो जाए, तो राज्य सरकारों को आपत्ति होने लगती है। वो कहते हैं साहब ये तो हमारे क्षेत्र है, आप क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में ज्यादा। कोयले का उत्पादन बढ़ा दिया गया है, कोयले के बंदरगाह नए बनाने की बात हो रही है, रेलवे को जो है चुस्त दुरुस्त करने की बातचीत हो रही है। पिछले 10 सालों के अंदर, मैं राजनीति की यहां बात नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आपके प्रोग्राम में कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 10 सालों के अंदर जो इनएक्शन था, पॉलिसी इनएक्शन था, पॉलिसी पैरालिसिस था, उस सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ हमारे बिजली क्षेत्र को। उसका नतीजा यह है कि अब आप देखिए ग्रिड, अगर ये आज देश के कई भागों के अंदर बिजली उपलब्ध है, दूसरे भाग में अंधेरा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो पावर व्हील करने के लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो ग्रिड चाहिए, या तो वो उपलब्ध नहीं है या वो बहुत कमजोर है। तो ये वो समस्याएं जिसको आज भारतीय जनता पार्टी आई है, पूरा ध्यान अगर देखें उस पर लगा हुआ है और स्थिति जो है मूलभूत परिवर्तन आएगा। केंद्र की भूमिका वैसे नहीं हो सकती जिस तरह से मांगी जा रही है, इसके ऊपर हम आपसे सवाल करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं थे, लेकिन अब जुड़ गए, सलमान सोच साहब हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। सलमान साहब, अगर आप इस बहस को अभी के आखिरी हिस्से को आप सुन पा रहे होंगे, तो फिर सवाल ये जो तनेजा साहब ने कहा कि पिछले 10 साल में अगर सबसे ज्यादा सफर किया है किसी क्षेत्र ने तो वो एनर्जी है, बिजली है, क्या कहेंगे इस पर? तनेजा जी को तो ये कहना ही है, इस वक्त हुकूमत है और इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपने देखा हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है। आप ये कहेंगे कि भाई ये सारा पुराना ही है, तो खैर मैनेजमेंट तो इस वक्त इनके हाथ में है। लेकिन मैं इनको बताऊं और जो घर पे बैठे लोग हैं उनको बताऊं कि एक साइड से जो पावर जनरेशन कैपेसिटी हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में बढ़ी है, वो उससे पहले 50 साल में नहीं थी। दूसरे साइड से जिस ग्रिड की ये बात कर रहे हैं, अब पूरा एक नेशनल ग्रिड बन चुका है। नेशनल ग्रिड मतलब अगर कहीं पे आपके पास एक्सेस पावर है, कहीं पे आपके पास डिफिशिएंसी है, आप अब
ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जो पहले नहीं कर पाते थे। अब नेशनल ग्रिड बेसिकली बन चुका है। अब थोड़ा सा उसमें मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि कोई कह सकता है कि भाई हमारे पास हिंदुस्तान में अब ग्रिड नहीं है। ग्रिड है। प्रॉब्लम यह होती थी कि एक जगह से जहां पर सरप्लस था और वहां से डेफिसिट रीजन में नहीं जा पाता था। अब वो सिचुएशन नहीं है। अब प्रॉब्लम है जैसे कि अब कह रहे भाई कोल की नहीं, आपसे सहमत नहीं है हृदयेश? साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बॉम्बे की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जो लोग बॉम्बे की इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म को और सारे उसमें काम कर रहे हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो बात सिर्फ ये नहीं है कि जो आपने कहा कि इतना स्मूथ भी नहीं है। जैसे ईस्टर्न ग्रिड में सरप्लस पावर है, लेकिन जब वो दूसरे राज्यों में दिक्कत होती है वहां नहीं कर सकते। जैसे सालसेट चेंबूर कॉरिडोर है, वो कब से मुंबई में कहा जा रहा है कि चेंबूर इसको सप्लाई के लिए उसको दुरुस्त करना है, पर वो नहीं हुआ है। ये किसी भी सरकार का रहा, किसी भी सरकार का रहा, तो मुझे मेन चीज ये लगती है यहां पर वही है कि जो टैरिफ एग्रीमेंट्स हैं उनके हिसाब से राज्य जो बिजली जब जैसे से क्रांति बिजली का उत्पादन बढ़ता है, बिजली की डिमांड बढ़ती है, महंगी होती जाती है। बिजली का कॉस्ट कोई ऐसा नहीं है कि आपने 5 रुपए में फिक्स कर दिया, 2 रुपए में फिक्स कर दिया। तो जब आगे बिजली महंगी होती जाती है तो राज्य सरकारें कई बार हाथ खड़े कर देती हैं, उनका ओवरड्यू रहता है। ये सबसे बड़ी चीज है। प्राइवेट प्लेयर्स खासतौर से, इस पे मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं इस मामले में उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है और उनका भी अपना पक्ष किसी स्तर तक ठीक है कि हमारे ओवरड्यू आपकी ओर हैं। तो उसमें यह सवाल उठता है, जैसा अभी बेस्ट ने उठाया, कि वास्तव में क्या आप बिजली पैदा करने की स्थिति में, उत्पादन करने की स्थिति में नहीं थे, या आपने हालात ऐसे पैदा कर दिया है, बहानेबाजी अगर उसे क्रूड लैंग्वेज में कहा जाए कि आप कह रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट है या कुछ और बात है, तो ये बड़ी स्थिति है। अडानी के साथ यही हुआ है, जो हरियाणा में उनका आप प्लीज विद सोसा, माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने बात करी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और उसके लिए ईंधन, वो अलग अलग दो चीजें होती हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे देश में इंस्टॉल्ड, एक सेकंड सोच साहब, एक साहब, आपको प्राकृतिक गैस के 18,000 मेगावाट कैपेसिटी आपकी बनी हुई खड़ी हुई है, उसके लिए आपने ईंधन की व्यवस्था नहीं करी। आपने टरबाइंस वगैरह तो चाइना से मंगा करके पावर प्लांट लगा दिए, ईंधन की व्यवस्था तो नहीं करी। दूसरी तरफ 40,000 मेगावाट कैपेसिटी आपकी कोल फाइड की लगी हुई है, जो अंडर यूटिलाइज्ड है, क्योंकि उसके लिए भारी मात्रा, जितनी आपने कोल की व्यवस्था करनी थी वो आपने इवैक्यूएशन की नहीं करी, वहां पर लिंकेजेस की नहीं करी, अवेलेबिलिटी की नहीं करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं करी। तो ये जो अगर आप देखिए, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं सोच साहब, जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपकी, आप ही ने 10 सालों में आपने करी, मुझे बताइए उसमें से कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है? बिजली का उत्पादन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ईंधन की व्यवस्था नहीं हो पाई। आपके यहाँ कोल स्कैम हो गया, आपके यहाँ तमाम और मसले चल रहे हैं, उसका जवाब देने। देखिए एक मिनट, मैं अब एक ही बार अपने बीजेपी के दोस्तों को और हिंदुस्तान के लोगों को यह बताना चाहता हूं, अगर कोई कोल स्कैम है, सुप्रीम कोर्ट उसकी इन्वेस्टिगेशन में लगा है, उसकी जजमेंट आएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह सीधे कहा कि 1993 से, जिसमें एनडीए की सरकार भी है, सब में कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है। ये नहीं अब ये कहिए कि भाई यूपीए का टाइम ही है। प्लीज ये सारी लोगों के साथ बिल्कुल सच्चाई के साथ बात करनी चाहिए। नहीं, ये तो तनेजा जी कह रहे हैं, सलमान साहब, हम ये कह रहे हैं कि हम दोनों ही पार्टियों को कह रहे हैं कि समस्या ये है कि ये जो आज जो हम स्थिति देख रहे हैं उसमें तो दोनों ही पार्टियों, दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी बनती है। आपने कैपेसिटी इंस्टॉल करी, उसमें बिजली का उत्पादन कितना हो रहा है वो बताइए। नहीं, लेकिन एक बात, बिजली का उत्पादन कितना हो पा रहा है? आपने ईंधन की व्यवस्था तो करी नहीं। सुनिए बात, नहीं, अब आप मुझे बोलिए। जी, फ्यूल का जो प्रॉब्लम है, कोल का जो एसेंशियली कोल का जो प्रॉब्लम है, उसमें तो आपको खुद पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आई है, और वो सिर्फ यूपीए के टाइम से नहीं, ये काफी देर से आ रही है। और जब से सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ तब से काफी स्लो डाउन भी हुआ, ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन जनरेशन कैपेसिटी अगर नहीं होती, तो अगर आपके पास कोल भी होता तो आप कुछ कर नहीं पाते। एक साइड तो हो गया है, दूसरा साइड लिटिगेशन में फंस गया है। अब वो भी अब सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल में गाइडेंस जल्दी आने वाली है, कुछ दिनों की बात है, और उसके बाद आप मेरे ख्याल में प्रॉब्लम पॉलिसी लिटिगेशन और बाकी प्रक्रिया में देरी हो रही है, रुकावट हुई, यही वजह बता रहे सलमान साहब। क्रांति जी एक और पॉइंट, क्रांति जी एक पॉइंट, एक और पॉइंट। दूसरी बात यह है कि हम सबको पता है कि बहुत देर से कह रहे थे लोग कि भाई मानसून में प्रॉब्लम है, मानसून में प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस बार किसको, पीयूष जी को ही करना चाहिए ना कोई इंतजाम। उनको तो पहले देखना पड़ेगा कि भाई अगर वाटर डिफिशिएंसी है, हाइड्रो में कितनी प्रॉब्लम आएगी, वो तो उनका काम है। दूसरी बात, वो कोल मिनिस्टर भी है और पावर मिनिस्टर भी है। कभी कहते हैं लोग भाई कोल काफी नहीं है, मिनिस्टर साहब कहते हैं नहीं कोल तो काफी डिस्पैच है। मुझे समझ नहीं आता, बीजेपी को, पीयूष जी को कहना चाहिए
या कोल कम है या नहीं है, लेकिन लोगों को क्लियरली बताएं, ट्रांसपेरेंटली बताएं। नहीं, ये पॉइंट काफी कंफ्यूजन है इसमें। मैं इस बात में तनेजा जी को भी जवाब देना पड़ेगा। ये बात जरूर ठीक है कि जब ये सरकार बनी, मंत्री जी ने, जब हमने इन्वेस्टिगेट किया था इस मामले को, ये जरूर कहा कि एनटीपीसी ने एक तरह से स्केयर फैलाया कि हमारे पास कोल नहीं है। अभी तक वो बात में एनटीपीसी ने जवाब भी नहीं दिया है ठीक से कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा, जबकि कोल इंडिया ये कहता है कि अप्रैल से जून के बीच में उनकी सप्लाई 4.25% बढ़ी, जो बहुत ज्यादा है। और उसमें एनटीपीसी के प्लांट्स में हमने प्लांट बाय प्लांट देखा था, किसी की भी बिजली की पैदावार की उत्पादन जो है वो 1.5% से ज्यादा नहीं बढ़ा। सीपत के प्लांट में तो गिरा था। और कोल इंडिया ये भी कहता है कि 37 मिलियन टन यानी 375 लाख टन कोयला क्रांति उनके पास पड़ा हुआ था जुलाई की 10 तारीख को, जो उन्होंने ऑफर किया हुआ था कि कोई भी उठा सकता है। तो इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि ईंधन की कोई कमी कभी रही है। मेन चीज है ट्रांसमिशन की, मेन चीज है पावर की जो कॉस्ट है उसको बेयर करने की। और जो बात कहते हैं लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कोल स्कैम में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे हमला करते हैं। 2006 में, अब मैं क्योंकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे इसलिए नाम ले रहा हूं, लेकिन कोई और प्रधानमंत्री होता तो भी ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं था। इन्होंने कोल इंडिया से 100 ब्लॉक लिए, 2035-36 तक कोल इंडिया के पास वो ब्लॉक रहने चाहिए थे। और उनको ये कह के ले लिया कि 2012-13 तक जो कोल ब्लॉक हैं वो रहेंगे, बाकी वो 100 कोल ब्लॉक तो कोल स्कैम में साफ है कि प्राइवेट प्लेयर्स ने डेवलप नहीं किए। और अब कोल इंडिया पे जिम्मेदारी डालना कि अभी भी उनका जो उत्पादन है अगस्त के महीने में वो 5% बढ़ा है,